नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक चुनाव के नतीजे जिस दिशा में गए और जिस तरह से कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली और जिस तरह से बीजेपी को जबरदस्त हार मिली, इसकी कल्पना न तो प्रधानमंत्री मोदी ने की होगी, न अमित शाह ने की होगी, न जेपी नड्डा ने। और अगर की होगी तो कम से कम चुनावी रैलियों में जिस ढंग से भाषण दे रहे थे, जिस ढंग से बजरंग बली के नारे बुलंद कर रहे थे, जिस ढंग से हिंदुत्व के नैरेटिव को लगातार कर्नाटक की जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसी हार की कल्पना नहीं थी। अंदाजा था कि बीजेपी बहुत पीछे है, लेकिन कांग्रेस इतना आगे है, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। उन दर्जनों चैनलों के चेहरों ने जो लगातार बीजेपी के लिए एक तरह से अघोषित प्रवक्ता के तौर पर चैनलों पर काम करते रहे, बहसें करते रहे, और जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा के रैलियां और रोड शो हो रहे थे, तो वो तमाम चेहरे जो दिल्ली से गए थे वो एक तरह से मुनादी ब्रिगेड का हिस्सा थे और उन्हें लगता था कि बीजेपी आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार, बजरंग बली का नारा और प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है, भाषणों में जो बोलने का अंदाज है, जो शैली है, जो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी प्रचार के आखिरी दौर में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हथकंडे, वो सारे हथियारों के दम पर उन सबको लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी, अगर नहीं तो जीत के पास रहेगी, और कांग्रेस अगर जीतेगी तो बहुमत से 2-4 आगे पीछे रहेगी। इतनी बुरी हार न बीजेपी की होगी, न इतनी अच्छी जीत, शानदार जीत कांग्रेस की होगी। ऐसा ही माहौल बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि हम जीतेंगे जरूर। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। मायने इस मायने से देखें कि अगर 34 सालों का इतिहास देखें कर्नाटक में, तो बीजेपी लगातार 3 चुनाव में बात करेंगे सबसे बड़ी पार्टी रही, बहुमत नहीं मिली, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई। लेकिन कांग्रेस 34 साल के उस अपने प्रदर्शन को कांग्रेस ने दोहराया, और एक तरह से एस.एम. कृष्णा के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने 1999 में 40% वोटों के साथ 132 सीटों का आंकड़ा छुआ था, उस रिकॉर्ड को कांग्रेस ने तोड़ा और 136 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। यहां से बहुत सारे आकलन कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कर्नाटक का यह नतीजा राष्ट्रीय राजनीति को कोई दिशा देगा? क्या कर्नाटक के इस नतीजे से कांग्रेस को ऐसी संजीवनी मिलेगी कि 2024 में जो चुनाव होने हैं लोकसभा में, उस वक्त तक कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे? क्या कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद इस साल के आखिर में जब 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें खास तौर से 3 हिंदी बेल्ट के राज्य, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्या वहां भी कुछ असर होगा और वहां कांग्रेस इसी तरह से जीतेगी? हालांकि 2 राज्य में पहले से सरकार है, लेकिन राजस्थान में आपसी तनातनी है। एमपी में जीती हुई सरकार को किस ढंग से बेदखल करके बीजेपी ने सरकार बनाई, दुनिया जानती है। लेकिन इन सब का असर लोकसभा चुनाव पर क्या होगा, हम जानने की वो भी कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स देख रहे हैं। शुरू में आपने ग्राफिक्स देखा होगा, बजरंग बली वर्सेस बजरंग दल। बजरंग बली इसलिए क्योंकि बजरंग दल पर बैन की बात आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बजरंग बली से जोड़ दिया और नारे लगाते रहे और बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस को सजा दिलाने की अपीलें करते रहे। लेकिन बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस की तरफ से तो नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर बहुत सारे लोग ट्विटर पर ये पोस्टर जारी कर रहे हैं जिसमें बजरंग बली को 130 वोट मिल गए और बजरंग दल को 60 मिले। बजरंग 60 प्लस मतलब 130 प्लस और 60 प्लस, बजरंग दल मतलब बजरंग दल की सरपरस्त पार्टी बीजेपी, और ये नंबर कांग्रेस से दुगने और बीजेपी से दुगने, बीजेपी के कांग्रेस के, और एक तरह से ऐतिहासिक जीत। हमारे साथ खास मेहमान है पवन खेड़ा, जिन्हें टेलीविजन चैनलों पर आप लगातार देखते होंगे, और खास तौर से जब चैनलों के एंकर्स, चैनलों के चेहरे जब कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की सत्ता की चापलूसी करते हैं, तो पवन खेड़ा बहुत तंज के साथ, बहुत धार के साथ उन्हें जवाब भी देते हैं। इसलिए वो चर्चा में है। कल भी लगातार पवन खेड़ा से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पवन खेड़ा से संपर्क इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल दिन भर व्यस्त थे, तो मैंने सोचा आज ही बात करते हैं। पवन खेड़ा जी, अब तो जीत के 24 घंटे से ज्यादा हो गए, जीत के लड्डू आपने खा भी लिए होंगे, खा लिए ना? बिल्कुल खाए हैं साहब। तो अब जीत के लड्डू खाने के बाद मैं फिर से वहीं से शुरू करूंगा और उसके बाद हम जरा 2024 तक जाएंगे कि कांग्रेस की तरफ से इसको एक ऐतिहासिक जीत कही जा रही है, और है भी, इसमें कोई शक नहीं, बैकग्राउंड मैंने नहीं बताया। लेकिन इस जीत से अगर देखें कि कर्नाटक से निकली जीत, जो दक्षिण भारत का एक राज्य था जिसे बीजेपी के हाथ से सत्ता कांग्रेस ने छीनी,
लेकिन इस जीत से कांग्रेस को क्या क्या हासिल हुआ? अजीत जी, ऐतिहासिक आपने बिल्कुल सही आंकड़ों के साथ बताया। कल हम यही चर्चा भी कर रहे थे एआईसीसी में बैठकर कि ये कौन सा रिकॉर्ड है। वीरेंद्र पाटिल के जमाने से आंकड़े हम देख रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, 99 के बाद अब जाकर ये ऐसा, इस 99 से भी ज्यादा कुछ संख्या हमें मिली है। कांग्रेस के लिए और देश के लिए मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक इसलिए है कि जो एक विश्वास बना है हम जैसे लोगों का, जो हिंदुस्तान को थोड़ा समझते हैं और हिंदुस्तान जिस दिशा में जा रहा है उसके प्रति चिंतित हैं, उन सब लोगों के मन में एक विश्वास बना है कि नहीं, हिंदुस्तान में वो क्षमता है, इस तरह की ताकतों को कहां रोकना है, ये विजडम है। मेरे मन में तो वो विश्वास काफी जागृत हुआ कल से। 19 और आज की परिस्थिति में अंतर बहुत आ चुका है। आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। कोविड के बाद भी कुछ लोगों की सोच में अंतर आया। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो आपके सामने है, और काठ की हांडी आप भावनात्मक स्तर पे लोगों को कितनी बार कोशिश करोगे उन्हें भावनात्मक, उनकी भावनाओं को उद्वेलित कर करके, जैसे धर्म की भावना को, जैसे प्रधानमंत्री ने इस बार प्रयास किया। अपने आप को सामने रखकर प्रधानमंत्री ने कहीं भी कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी। अगर आपको और मुझे ज्ञान नहीं होता राजनीति का बिल्कुल भी, और हम देखते तो मालूम नहीं था ये लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का है। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के ऊपर केंद्रित था, प्रचार प्रधानमंत्री के ऊपर केंद्रित था। मुझे गाली दे दी, मुझे अपशब्द बोल दिए, भगवान का नाम, बजरंग बली का नाम, ऐसी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। हिजाब, झटका और हलाल, मतलब आप जो सोच सकते हो उनकी जो टेक्स्ट बुक है वो पूरी टेक्स्ट बुक इस चुनाव में उपयोग उन्होंने किया। उसके बावजूद अगर ये स्थिति बनी नतीजों की, तो कुछ इशारा हमें भी मिल रहा है कि साहब ये टेक्स्ट बुक अब आगे नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें जो हर्फ हैं, जो पन्ने हैं, जो चैप्टर्स हैं, बस इतने ही हैं जितने आपने देखे हैं पिछले 9 साल में। इसके अलावा कोई नया पन्ना या नया चैप्टर अब जुड़ नहीं सकता। तो अब आप क्या करेंगे साहब? नो यू आर कॉर्नर्ड। मोदी जी और इनके जो प्रचार देखते हैं, और जो संघ है या भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है, वो उसमें मैं नोएडा के कुछ हमारे मित्रों को भी जोड़ता हूं उसमें। तो अब इनके पास और कुछ रहा नहीं है। यही है जिसको दोहराते हैं अलग अलग जुबान में, अलग अलग उदाहरण लाके, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, पूरे नैरेटिव को, पूरे राजनीतिक संवाद को फिर से रोटी के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, कुशासन के मुद्दे पर अगर लाएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाएगा, तो आपके पास जवाब है नहीं इनके पास उसके। अब आप क्या करेंगे? कितनी बार आप पाकिस्तान को इन्वोक करेंगे? कितनी बार आप हिंदू मुस्लिम करेंगे? कितनी बार आप मंदिर दिखाएंगे? कितनी बार आप बजरंग बली करेंगे? बजरंग बली, जिसको बचपन में एक परोपकारी मुस्कुराता हुआ भगवान हम बचपन में देखते थे, आज गाड़ियों के पीछे स्टिकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। गुस्से, क्रोध, अरे बजरंग बली तक को आपने क्रोधित कर दिया, कब तक करेंगे आप? तो इसलिए एक उम्मीद बनती है कि हमें अपने एजेंडा पे, अपने नैरेटिव पे स्टिक करना है, कंसिस्टेंट रहना है, स्थिति बदलेगी। जैसे कल मैंने देखा, शायद आपने किसी चैनल में कहा कि इस जीत का श्रेय 50% हम प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं। तो ये आपने तंज में कहा, या सही में आपको लगता है कि आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से बजरंग बली का जिक्र करने लगे, बजरंग दल से जोड़कर, या जिस ढंग से सांप वाले बयान का जिक्र करने लगे, या जिस ढंग से सुनाने लगे हमें 91 बार गालियां मिली है, इससे आपको फायदा हुआ, या तंज कर रहे थे किसी एंकर मैं विशेष तंज पे? नहीं कर रहा था। मैं बहुत बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ हम तंज क्या करेंगे। मैं बड़े आदर के साथ उनको मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं। एक दौर ऐसा आता है, हमने अपनी पार्टी में भी कई बार वो दौर देखा है, मैं खुलकर बोल रहा हूं, और जिसमें हम अपने ही नैरेटिव के शिकार हो जाते हैं। हम अपने ही इको चेंबर में बैठकर हमें लगता है कि बस जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, यही सच है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी जी अब उस दौर में आ चुके हैं जहां उन्हें लगता है कि जो जो फॉर्मूला जो 5 साल पहले चला, 4 साल पहले चला, वाहवाही मिली, अब भी वही चल रहा है। उस वाहवाही की गूंज अभी भी उनके कानों में है। उन्हें लगता है अभी भी वही दौर चल रहा है। विक्टिम कार्ड खेलेंगे साहब, धर्म का कार्ड खेलेंगे साहब, डराएंगे लोगों को,
गृह मंत्री बोलेंगे कि साहब अगर कांग्रेस जीत जाती है तो दंगे होंगे, ये कहाँ की बात है मुझे बताइए। ये धमकाने की बात है, डराने की बात है, नड्डा जी की भाषा, इन सब की भाषा वही है कि ऐसा स्पष्ट हो रहा है ये अपने ही ट्रैप में फंसे हुए। इन्हें अब बाहर का कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा यही वक्त होता है जब अगर हम संगठित होकर चुनाव लड़ लें जिस ढंग से हम लड़े हैं वहां, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको मैं इंडिया शाइनिंग, मुझसे ज्यादा आपने उस वक्त कवर किया था, हम तो फिर बच्चे थे 2004 उस वक्त। प्रमोद 2004 महाजन उस वक्त। प्रमोद आप महाजन जब आप कहते उस हैं ना कि आप बच्चे थे उस वक्त, तो मेरी उम्र लगता है 75 साल जैसी होने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब हम राजनीति में बच्चे थे। हाँ, जी 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 उम्र के लिहाज से नहीं कह रहा, जी। लेकिन आपने देखा वो भी एक इको चेंबर था हम्म। जिसमें सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते थे, सब वाहवाही एक दूसरे को देते थे और सोचते थे यही सच है, दिस इज द यूनिवर्स, और पूरा पूरा ब्रह्मांड आपकी वाहवाही कर रहा है। क्या हम्म। हुआ चुनाव में? यही दौर नरेंद्र मोदी जी का भी आ चुका है, ये मुझे लगता है। ये इसके आधार क्या है? जैसे देखिए, कर्नाटक को लेकर बहुत सारे लोग मानते हैं, और जिस ढंग से मोदी ने आखिरी दौर में जितनी रैलियां सभाएं की, और जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी इसको हिंदुत्व पे, बजरंग बली पे, अमित शाह तो हर इंटरव्यू में यही कर रहे थे, लाने की कोशिश की और नाकाम हुए। तटीय कर्नाटक में अगर थोड़ा बहुत जो भी 19 सीटों में फायदा हो, बाकी सब जगह एक तरह से बीजेपी बहुत जबरदस्त नुकसान में रही, धराशायी रही। बीजेपी के 12-14 मंत्री हार गए। सीटी रवि जैसा पोस्टर बॉय जो पोस्टर पर झटका से लेकर और हलाल और केरला स्टोरी और ये सब ध्रुवीकरण के नैरेटिव सेट करते, तो वो खुद भी हार गए। तो लेकिन कर्नाटक जैसा बाकी हिंदी बेल्ट, यूपी या बिहार या एमपी या राजस्थान, इसमें कोई फर्क दिखता है, या जैसे वहां से जो चीजें चली आपको लगता है यहाँ उसी दिशा में वैसे असर होगा? अजीत जी, इस तरह की राजनीति की एक्सपायरी डेट होती है, इसकी शेल्फ लाइफ होती है। अटल जी कहा करते थे, मैं अटल जी का नाम इसलिए कोट कर रहा हूं कि शायद उनकी बात ये लोग सुनेंगे, ये बोतल में जो जिन है ना, ये बोतल में ही रहे और दिखाते रहे लोगों को, तब तक तो ठीक है। जिस दिन ये जिन बोतल से बाहर आ जाएगा, उसको बोतल में वापस डालना बड़ा मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी जी ने शायद वो सलाह नहीं ली और बोतल से जिन को बाहर कर दिया। लेकिन इस तरह की राजनीति की मियाद की, शेल्फ लाइफ की एक्सपायरी डेट होती है। कुछ राज्यों में वो एक्सपायरी डेट जल्दी सुनाई दे जाती है, दिखाई दे जाती है। कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में थोड़ा समय लगता है। हो सकता है कि उत्तर भारत में अभी समय आ रहा है, आया है, नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर्नाटक में उसका समय आ गया, क्योंकि हर कुछ, सब कुछ कोशिश करके देख ली इन्होंने। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, जैसा अभी आप बोल रहे थे, हिजाब, जल, जिस मंत्री ने हिजाब का पूरा विवाद छेड़ा वो कैसे वो भी हारे? हार गए। वो भी हार गए। तो लोगों ने एक मन बनाया कि अब आप कुछ भी कह दो साहब, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। शेल्फ लाइफ खत्म हो गई उस नैरेटिव की, और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह का संवाद फिर से राजनीति में हम भी ना आने दें, क्योंकि देर नहीं लगती वापस इस तरह के संवाद को जिंदगी मिलने में। मैं स्क्रीन ये पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जी। कि नॉर्थ में भी आप देखिए, जब 1992 का जो पीरियड था, जो दौर था, उस वक्त बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुई। उसके बाद के राज्यों में चुनाव हुए, तो उसके बाद देखिए उन चुनावों में क्या हुआ। धीरे 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 एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो अर्थशास्त्र में आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इस नैरेटिव का आ चुका है। गाए बगाए, कहीं जल्दी आ रहा है, कहीं देर से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। हाँ, लेकिन पवन जी, चूंकि आप बेंगलुरु में लगातार रहे, आप, मुझे याद है जिस दिन कांग्रेस की तरफ से वो अखबारों में 40% कमीशन वाली सरकार का और रेट लिस्ट, आप लोगों ने करप्शन की रेट लिस्ट छापी थी, अखबार में विज्ञापन दिया था और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लगातार आप जाते रहे रहे आपसे समझना चाहूंगा, एक दिल्ली में बैठे अजीत अंजुम की तरह से, या देश भर में जो देखते हैं, कर्नाटक के वोटर में, सोचने में, तर्क शक्ति में, दलील में, और जो नॉर्थ इंडिया का वोटर है उसमें कोई फर्क देखते हैं कि नहीं? तब मैं अपनी राय दूंगा। बड़ा आपने कठिन सवाल पूछा। पूरी जिंदगी निकल जाए तब भी इस देश के एक हिस्से को भी समझने में बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं होता। मैं नहीं दावा कर सकता कि मैं इतना समझता हूं, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, मुझे लगता है आज जो कर्नाटक में हुआ, कल नहीं तो परसों यूपी में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, गुजरात तक में होगा, क्योंकि इस देश में एक
एक इनबिल्ट करेक्टिव मैकेनिज्म, में उसको अंग्रेजी में बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, इसका हिंदी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक करेक्टिव मैकेनिज्म है, स्वयं को सुधारने की क्षमता है, स्वयं को बीच में रोकने की क्षमता है कि साहब हम गलत। 47 के बाद 52 में जब पहला चुनाव हुआ, बड़ा भावनात्मक चुनाव होना चाहिए था, पोलराइज चुनाव होना चाहिए था, देश बढ़ चुका था, हिंदू मुस्लिम हो चुका था, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम था। क्या हुआ उस चुनाव में? इस देश में वो क्षमता दिखी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर गांधी जी की हत्या 48 में नहीं हुई होती तो भी 52 का रिजल्ट वही होता, मेरे को नहीं मालूम, ये तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। शायद गांधी जी की हत्या ने हम सबको झकझोरा होगा, शायद हम तब, ना मैं, मेरा जन्म हुआ था ना आपका हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं। तो सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म उस वक्त दिखा, 1952 के इलेक्शन में भी दिखा, उसके बाद के चुनावों में भी दिखा, 92 के बाद भी दिखा, और मुझे लगता है अब फिर दिख रहा है। कर्नाटक ने शुरुआत की है, आगे और दिखेगा हमें। जितना मैं समझ पा रहा हूं, जैसे कर्नाटक के उस तटीय कर्नाटक वाले कोस्टल इलाके में जो 19 विधानसभा सीटें हैं, बेंगलुरु और आसपास प्रमोद मुतालिक से लेकर और बजरंग दल की सक्रियता और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर उठाना, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे अजान का मुद्दा हो, चाहे केरला स्टोरी का जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री जाकर कराए, वो कुछ इलाकों में तो प्रभाव छोड़ता था। लेकिन बीजेपी 15 सालों के संघर्ष के बाद कभी 113 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, लेकिन फिर भी नंबर 1 पार्टी 3 बार रही। अब कल ही यूपी से जो निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, उसमें बीजेपी को मेयर में तो 17 में 17 और बाकी में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। विधानसभा चुनाव नतीजे देखे, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वोटर के पर्सपेक्टिव से कर्नाटक का वोटर और नॉर्थ इंडिया का वोटर क्या रिलीजियस सेंटिमेंट को यहां उभार कर पार्टी ज्यादा फायदा उठा लेती है, या बीजेपी जैसी पार्टियां, भाई रामलला हम आएंगे का असर यूपी में या आसपास के इलाके में ज्यादा होता है? कर्नाटक में तब भी नहीं था। तो शायद कर्नाटक में कर्नाटक की जनता के लिए कोर इशू करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर को लेकर, जैसे डीके शिव कुमार ने सिलेंडर का पूजा कर दिया, आप लोग करप्शन पर बात करते रहे, उस जनता ने उसको लिया और एक रिवाज भी 35-37 साल से था हर 5 साल पे बदलने का, पलट दिया, रोटी पलट दी। लेकिन उससे ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे कि वो वही दिशा इधर आएगी या उसी तरह की हवा इधर आएगी? तो आपको क्या लगता है? मैं तो देखिए, मैं जितना दक्षिण भारत को समझा हूं, धर्म परायण तो वो हम कहीं ज्यादा है मुझसे, हमसे तो मुझे ज्यादा बड़े कहीं बड़े ज्यादा मंदिर है लगता है, वहां नॉर्थ कहीं से। ज्यादा बड़े मंदिर हैं, कहीं ज्यादा समझ है धर्म की, ज्ञान है धर्म का। और जहां तक मैं धर्म को समझता हूं, धर्म, मैंने आज सुबह भी कहा था, आपसे भी चर्चा हो रही थी, आचार का विषय मैं मानता हूं उसको, विचार का विषय मैं मानता हूं उसको, प्रचार का विषय मैं नहीं मानता। और मुझे लगता है दक्षिण में भी इसको आचार और विचार में आपको धर्म ज्यादा दिखेगा, प्रचार में कम दिखेगा, राजनीतिक प्रचार में तो बिल्कुल कम दिखेगा। जो असर 92 की राजनीति का उत्तर में हुआ, पश्चिम में भी कुछ हद तक हुआ, वो ना आपको दक्षिण में ज्यादा दिखा, ना आपको पूर्व में ज्यादा दिखा, लेकिन इन दो इलाकों में ज्यादा दिखा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स उत्तर में भी देखने को मिला, इस तरह की राजनीति का, इस तरह के धर्म का दुरुपयोग का राजनीति में, और बाकी इलाकों में भी दिखा, वेस्ट में भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल यहां भी वही होगा, सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म, जो दक्षिण में हो रहा है या और जगह हो रहा है। जैसे दक्षिण से अगर हम आगे बढ़ते हैं, पहले अभी दक्षिण में ही एक आंकड़ा देख रहा था कल, जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो जारी किया गया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन इलाकों से राहुल गांधी गए, उसमें 2023 के नतीजे और 2018 के तुलनात्मक तौर पर, तो उसमें 20 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी, जिसमें कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई, जेडीएस को 3, जो कि 2018 में 5 पर कांग्रेस, जेडीएस पर 16 थी। तो आपको अगर कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का यह असर दिखता है, जहां 16 या 18 दिन राहुल गांधी रहे, तो अब बाकी जगह भी गए, हालांकि गुजरात वो नहीं गए, हिमाचल छू कर निकले थे पंजाब के आसपास से, लेकिन क्या इसका असर दूसरी जगह भी दिखेगा? और इसको ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से इस विधानसभा सीटों में 15 जीत गए? अजीत जी, अकेले भारत जोड़ो यात्रा होकर समाप्त हो जाए, उसका जो संदेश है
या उसका जो इम्पैक्ट है उसका इस्तेमाल करना, उसको समेटना, लोगों के समर्थन को समेटना, उसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है। कर्नाटक में हमारा संगठन मजबूत है, जिसकी वजह से जो 22 दिन राहुल जी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गुजारे, उसको उसका सही उपयोग कर पाया संगठन। जिन राज्यों में हमारा इस तरह से संगठन होगा, वो उपयोग कर पाएगा, उस संदेश को अच्छी तरह से प्रचारित कर पाएगा और उसको कंसोलिडेट कर पाएगा। वहां आपको नतीजा दिखेगा, क्योंकि लोग वाकई त्रस्त हैं, लोग नई राजनीति चाहते हैं, लोग नया राजनीतिक संवाद चाहते हैं, लोग एक मजबूत काउंटर नैरेटिव चाहते हैं, लोग अपनी समस्याओं के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, जो आज इस रेजीम में संभव नहीं है, वो नहीं हो रहा है। ना मीडिया कर रहा है, माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा, क्योंकि आपका तो मैं देखता ही रहता हूं, आप मुद्दे उठाते हैं, मैं उसका प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलेगा अगर हमारा संगठन मजबूत होगा। तो जिम्मेदारी अब हमारी है, हमारी पार्टी की है कि हम अपने संगठन को भी उतना ही मजबूती दें कि वो उसका फायदा भी उठा सके। अब एक बात होती है विपक्षी एकता की। जब भी इस तरह के नतीजे चुनाव के बाद आते हैं, और चाहे विपक्ष के पक्ष में आए चाहे विपक्ष के विपक्ष में आए, लेकिन यहाँ चूंकि कांग्रेस को अगर हम कर्नाटक के संदर्भ में विपक्ष के तौर पर देखते हैं, तो कांग्रेस को जबरदस्त ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता हुई। तो एक विश्लेषण या ये शुरू होता है कि अब यहाँ से विपक्ष की राजनीति की धुरी में कोई बदलाव होगा, कोई नई धुरी बनेगी, कोई नया मोर्चा होगा, या किस दिशा में विपक्ष की राजनीति 2014 के चुनाव के बरक्स जाएगा। तो अभी तक स्थिति यह है कि एक कांग्रेस है, उसके कुछ सहयोगी दल है, दूसरी तरफ केसीआर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उसी में अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग करने लगते हैं। तो एक वो ग्रुप है, एक कांग्रेस और कांग्रेस के साथ ही जो हो सकते हैं और जो हैं। तो इसमें आपको लगता है कि मोदी वर्सेस जो ये ट्रायंगुलर स्थिति दिख रही है, और रीजनल पार्टी अपने अपने स्टेट में रीजनल पार्टी लड़ना चाहती है, क्या कांग्रेस उस तरह से भी एक साल में, अगले एक साल में, चूंकि मई में चुनाव होगा अगले साल, कोई ऐसा मोर्चा बनाने या बनने के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं में आपस में कोई विचार विमर्श हो रहा है कि सबको शामिल किया जाए, या हर राज्य में जो रीजनल पार्टी है उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो, कांग्रेस वहां कम सीटों पर दावेदारी हिस्सेदारी जताए? अजीत जी, ये प्रक्रिया कोई आज से नहीं शुरू हुई, ना कल से शुरू हुई। ये मैं इसको सतत प्रक्रिया कहता हूँ। अलग अलग स्तर पर ये प्रक्रिया चल रही होती है, मुलाकातें चल रही होती हैं, ये सिलसिले चलते रहते हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है, अकेले किसी रीजनल पार्टी की हो या अकेले कांग्रेस की हो, ऐसा नहीं है। सबकी बराबर की जिम्मेदारी है कि कैसे ऐसी व्यूहरचना बनाई जाए जिससे हम इस देश की उम्मीदों पर खरे उतरें और इस देश को निजात दिलवाएं इस तरह के शासन से। तो वो जिम्मेदारी हम सबकी है। अब ये देखना है हमें कि कौन कितने कदम आगे बढ़ाता है, कौन कितने खुले दिल से आपस में बात करता है, खुले मन से बात करता है। वो आने वाले हफ्तों में, महीनों में आपको और हम सबको दिखेगा, पूरा देश को दिखेगा। ये कुछ चीजें छिपती नहीं है, सबके सामने होती है। जैसा मैंने आपको कहा, जिम्मेदारी हम सबकी। एक बात जो रीजनल पार्टीज हैं पवन जी, उनकी तरफ से बार बार आता है कि कांग्रेस बिग ब्रदर की भूमिका में रहती है, और कांग्रेस को लगता है कि वही सबसे बड़ी मोदी से लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए जितनी सीटों पर लड़ती है कांग्रेस, उस वजह से रीजनल अलायंस नहीं बन पाता है। चाहे यूपी में अखिलेश यादव अब बयान देने लगे हैं, कुछ दिन पहले का बयान आता है हम 80 पे लड़ेंगे, और ऐसे दूसरे राज्यों के भी जो रीजनल छत्रप्स हैं उनका जिक्र मैंने जैसे किया। तो मोदी को मुकाबला और टक्कर देने के लिए जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है, लोकसभा चुनाव तक असर होगा और मोदी को रिप्लेस कर दिया जाएगा 24 में। नहीं, इतना सिंपलिस्टिक तो आपकी बात मैं सही आपसे सहमत हूं कि इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता। कर्नाटक जीत गए तो उसका, लेकिन हर रीजनल पार्टी को भी ये सोचना होगा कि अगर आज देश का सवाल है, बिग ब्रदर की बात नहीं होती। आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में बड़े हैं, तो आप बिग ब्रदर हैं मेरे। तो वो सम्मान मुझे आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा, नहीं देना चाहिए। नहीं देता तो मेरी गलती, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आज सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन में हम ही हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे देश के हर इलाके में कहीं ना कहीं हमारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो सरपंच हो या वो एमपी हो, वो अलग बात है। तो आप
कांग्रेस को यू कैन नॉट विश कांग्रेस अवे, वो राष्ट्रीय पार्टी है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो हैं। फिर भी हम भी बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं, सबको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कुछ कुछ राज्यों में कांग्रेस इतनी सफल नहीं हुई चुनावों में, लेकिन वहां हमारे संघर्ष करने वाले योद्धा हैं, हम उनको भी देखते हैं, उनके भी चेहरों को देखते हैं। उन्होंने उम्र गुजार दी कांग्रेस को का झंडा ऊपर रखने में, हम उनको भी देखते हैं। वो भी कांग्रेस पार्टी है, उनका भी उतना ही हक है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी इज अ कलेक्टिव, इट्स नॉट यूनिफाइड कमांड नहीं होती कि साहब दिल्ली ने तय कर लिया। हमें यूपी वालों की भी सुननी चाहिए, हमें बंगाल वालों की भी सुननी चाहिए, दिल्ली वालों की भी सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। तो ये सब देखते हुए डगर आसान नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन असंभव भी नहीं है। बड़ा दिल हम सबका है और पूरी उम्मीद है कि क्षेत्रीय दलों का भी दिल उतना ही बड़ा है। अब एक सवाल है लोकसभा को लेकर, हालांकि अभी बहुत वक्त है और जाहिर है आप यहाँ हमसे बातचीत करते हुए लाइव सारी बात कह पाएं या अभी जो तय नहीं हुआ उसके बारे में बता पाएं, वो सीमाएं भी मैं समझता हूं। लेकिन अगर बात करेंगे इस साल जो 3 बड़े चुनाव हैं, है तेलंगाना भी, लेकिन तेलंगाना को मैं थोड़ा अलग मानता हूं, वहां जो केसीआर की स्थिति है 100+ की अकेली पार्टी है। लेकिन 3 राज्य, जिसमें तीनों राज्य में 2018 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। एक एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी बदलना और जिस ढंग से ड्रामा हुआ और नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस का बाहर जाना और बीजेपी ने सत्ता कब्जा कर लिया। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट वहां एक यात्रा लेकर निकले हैं अजमेर जयपुर के बीच। 3 दिन की यात्रा, तस्वीरें आ रही है। और जो यात्रा जिस ढंग से चल रही है और जिस ढंग से चल रहे हैं, जो लिखा बोला ट्विटर पर लिखा जा रहा है, उससे कहीं नहीं लग रहा है कांग्रेस से कोई रिश्ता है। एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वाले सचिन पायलट, और उनके बयान का क्या ही कहा जाए। अशोक गहलोत के बारे में वो भी कुछ भी बोलते हैं किसी भी सीमा तक। अशोक गहलोत तो गद्दार से लेकर सब कुछ कह ही चुके। तो आप अपने राज्य में जहां आपकी सत्ता है और जहां कोई वापसी की गुंजाइश हो सकती है, लगता नहीं कि वहां कांग्रेस नेतृत्व, हाईकमान हैंडल करके कोई स्थिति ऐसी नहीं बना पा रहा है कि या तो ये दोनों साथ रहें और या फिर कोई और रास्ता हो कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ऐसे मोर्चा या सड़क पर यात्रा न निकालनी पड़े। मैं राजस्थान पे ही सीधे आता हूं, मैं वहीं का हूं, इसलिए मैं उस पर बोलना भी चाहूंगा। अजीत जी, राजनीति में सही समय सब कुछ उसी पे निर्भर करता है। टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण। शीला जी मुझे कहा करती थी कि कितना ही बढ़िया आपका प्लान हो, अगर सही समय पर आपने उसको नहीं इंप्लीमेंट किया तो कोई लाभ नहीं देगा, नुकसान और कर देगा। तो यही बात राजस्थान पे भी लागू होती है। समाधान है, समाधान की दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका एक सही समय होता है। आप कहेंगे नहीं साहब वो सड़क पर है, नुकसान हो रहा है। नहीं, मैं नहीं सहमत हूं आपसे। वो सड़क पर हैं, वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों की भी कोई डिमांड होगी किसी इलाके में, मैं मान सकता हूं। कांग्रेस को उसका फायदा ही होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं और आपके दर्शकों को भी आश्वस्त कर सकता हूं। सही वक्त पे वो समाधान जो सबको स्वीकार्य हो बिल्कुल आएगा, बहुत जल्दी आएगा, उसका सही समय आने दीजिए। अब सही कब वक्त आएगा महाराज? पवन जी, ये सड़क पर देखिए, तस्वीर देख रहे हैं, ये आपकी पार्टी के वो महोदय सड़क पर हैं, सचिन पायलट। और कल उन्होंने जो शुभकामना संदेश लिखा ट्विटर पर, कर्नाटक कांग्रेस को टैग किया, न मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न किसी का। और एकदम जैसे कोई भी वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामना दे दी कांग्रेस को, वैसे ही सचिन पायलट ने दे दिया, जैसे कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं, हाईकमान से कोई लेना देना नहीं। तो जो स्थिति है उससे डक करके बच के, या मैं तो उस मुहावरे का इस्तेमाल करूं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेगिस्तान में सिर छिपाने से सचिन पायलट वाला क्राइसिस दूर होता नहीं दिखता है। मैं सहमत हूं आपसे कि हम वो नहीं कर रहे जो आप सोच रहे हैं। नहीं, शुतुरमुर्ग की तरह नहीं। अभी मैं आपके स्क्रीन पर जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं सचिन पायलट जी की पदयात्रा का, इसमें आपको कौन दिख रहा है? कांग्रेस दिख रही है ना, भाजपा का तो कोई नेता नहीं दिख रहा। राजस्थान में भाजपा कहां है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं इशारे में आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं राजनीति को, आपने बहुत करीबी से देखा है। राजस्थान में आज आपको भाजपा नहीं दिख रही, इधर भी कांग्रेस दिख रही है। सही वक्त पे जब समाधान निकलेगा, आप सोचिए इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा। ये जब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे तो इसका लाभ कितना होगा, आपको वो आज सड़क पर दिख रहा है।
नहीं, भाजपा नहीं दिख रही है, ये नहीं कह सकते। भाजपा अपने हिसाब से वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर सीपी जोशी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश पुनिया हैं, केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत सब लगे हुए हैं वहां पे। राज्यवर्धन राठौड़ हैं, कहाँ लगे हुए? मैं ये आपको मैं थोड़ा आगे बताता हूं। अश्विनी वैष्णव भी जाके ब्राह्मणों की सभा कर चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जी भी हैं और ओम बिरला जी भी वहीं के हैं, ओम बिरला जी, माथुर जी भी हैं, गुलाब चंद कटारिया जी को आपने राज्यपाल तो बना दिया, लेकिन वो फिर भी हस्तक्षेप करते हैं। तो मैं, आपने कहा ये लगे हुए हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और एक कदम आगे लेकर बताता हूं कि कहां लगे हुए हैं। सब एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं और बिल्कुल बेरहमी से एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। जो भाजपा में गुटबाजी है राजस्थान में, पूरे देश के किसी राज्य में, किसी पार्टी में ऐसी गुटबाजी आपको नहीं दिखेगी जो राजस्थान में दिखेगी। अच्छा, तो इससे बड़ी गुटबाजी क्या होगी? पवन जी माफ करिए, इंटरप्ट कर रहा हूं। ये किसको काटने में लगे हैं जो चल रहे हैं सचिन पायलट? ये नहीं, अशोक गहलोत को काटने में लगे। ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे। अरे कैसे मुद्दे उठा रहे हैं? वो अशोक गहलोत पर सीधा हमला करते हुए कह रहे अशोक गहलोत के नेता ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हैं, सोनिया जी और वो नहीं है। अशोक गहलोत पर देखिए, एक मिनट बचने नहीं दूंगा अभी, 1 मिनट रुक जाइए। और आप मुझे गोदी मीडिया कहकर बच भी नहीं सकते। मैं तो सवाल का जवाब चाह रहा हूं कि मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी राज्य में उसी सरकार का उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ आदमी जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ इतनी मोर्चेबंदी कर रहा हो और पार्टी कुछ तय नहीं कर पा रही हो, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाकर लौट आ रहे हो। दूसरी बार फिर जो गए, सरदार जी का नाम भूल रहा हूं, वो भी गए, उन्होंने कुछ फैसले कर दिए। सचिन पायलट को कहा कि वो बैठेंगे अगर अनशन पर, एक दिन का अनशन जो था तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि होगी। वो अनशन पर बैठ भी गए और पार्टी विरोधी गतिविधि घोषित होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये नेक्स्ट लेवल। आपने जो जो कहा उसमें एक शब्द, एक लाइन मेरे को दिमाग में रह गई, बाकी भी मैंने समझा सुना, लेकिन ये लाइन मैं आप वहीं से शुरू करता हूं। पार्टी विरोधी जिसको आप कह रहे हैं, पार्टी के विरोध से ज्यादा जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, हो सकता है उन मुद्दों का भी लाभ हमें मिले अगर हम सही निर्णय सही वक्त पर लेंगे। तो वक्त आ रहा है, सही निर्णय लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन प्रक्रियाओं में समय लगता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता, पहले होता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो जब से देख रहा हूं पिछले 20-25 सालों से, ऐसा नहीं है कि साहब दिल्ली ने तय कर दिया और हो गया, ये नहीं होता है। सब स्टेक होल्डर से बातचीत करने के पश्चात निर्णय लिया जाता है। और जब जाहिर सी बात है, जहां एक राज्य में एक से अधिक काबिल नेता हो तो उसमें थोड़ा समय लगता है इस तरह के समाधान ढूंढने में, लेकिन मैं इसको समस्या नहीं मानता, मैं इसको चुनौती मानता हूं। और ये सकारात्मक चुनौती है जिससे समाधान जब निकलेगा तो कांग्रेस और मजबूत होकर निकलेगी। और मैं लिप सर्विस नहीं कर रहा, मैं आपके प्रश्न को टाल नहीं रहा, मैं खुलकर, आप जितने तरीके से इस सवाल को पूछेंगे मैं बार बार जवाब दूंगा, बिल्कुल खुलकर दूंगा, खुले मन से दूंगा। एक और सवाल पूछूंगा इस पे फिर कि पार्टी विरोधी गतिविधि जो राजस्थान के प्रभारी थे, नाम ही भूल रहा हूं उनका, सरदार जी का, आप ही बता दीजिए। हाँ, रंधावा साहब। रंधावा साहब ने कहा था कि ये पार्टी विरोधी, सुखजिंदर रंधावा, माफ करिए नाम भूल गया था, सुखजिंदर रंधावा ने चिट्ठी जारी की थी और कहा था पार्टी विरोधी गतिविधि है, अगर वो बैठेंगे अनशन पर वो बैठे। मैं गया भी था और अनशन पर की रिपोर्ट भी मैंने की थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई कोई आज से नहीं हो रही है, ये लड़ाई अब तो लगभग 3 साल हो गए। एक लड़ाई वो भी थी कोविड के पहले ही था शायद, या बाद में, कोविड के बाद, कोविड के दौरान राजस्थान से के 16 विधायक या 18 विधायक मानेसर में होटल में आ गए, वो सब भी देखा, वो दौर भी देखा। और बीच में कई बार उतार चढ़ाव, बयानबाजी तो चरम पर है। कोई नेता विपक्ष और अशोक गहलोत के बीच ऐसी बयानबाजियां नहीं हो रही है जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक पार्टी में हो रही है, बल्कि अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे की तारीफ कर दे रहे हैं जो बीजेपी की। तो इसको मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूं कि आप कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे, लेकिन ये देश और दर्शक और राजस्थान की जनता देख रही है कि तो आपस में ही लड़े पड़े हैं, क्या लड़ेंगे बीजेपी से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में अजीत अंजुम साहब, पार्टी के भीतर क्या हो रहा है यह जानने का हक अजीत अंजुम का भी उतना ही है जितना पवन खेड़ा का है। लोकतंत्र में पार्टियां अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाएं कि साहब जो होगा अंदर होगा, या नागपुर में होगा, या अमित शाह के घर पे होगा, या जहां भी होता है वहां होगा, ये हमारी पार्टी में ना हम स्वीकार करेंगे, ना ये होना चाहिए। तो हमारी पार्टी के भीतर अगर कोई
इस तरह की चुनौती आई है, जाहिर की बात है कि आपको भी मालूम है और पूरा राज्य भी देख रहा है, देखना भी चाहिए कि हम इसका समाधान कैसे निकालते हैं। यह भी सबको सार्वजनिक होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि इतनी बड़ी पार्टी किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालती। देखिए, ये तो मानव प्रकृति है ये। मेरी भी एम्बिशन है राजस्थान में और मेरे किसी सहयोगी की भी होगी। हम लोग जाहिर सी बात है आपस में प्रतियोगिता भी रहेगी। वो प्रतियोगिता छुपकर क्यों रहे, सबके सामने रहे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी कांग्रेस को ही मजबूत करूंगा और जो मेरा सहयोगी है जिसको मैं विरोधी मान रहा हूं पार्टी के भीतर, वो भी कांग्रेस को ही मजबूत कर रहा है। मुद्दे सही उठाने चाहिए, सही वक्त पे उसका समाधान होना चाहिए। इससे कांग्रेस और मजबूत होकर निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी, आपको अगले चुनाव में मालूम पड़ेगा राजस्थान में क्या होने वाला है। चलिए, अब इस पर बहुत सवाल करूंगा तो रिपीट ही होगा, क्योंकि आप एक दायरे में ही जवाब देंगे। वैसे चुनाव में अब वक्त बहुत कम है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। कायदे से ये आपस की धींगा मुश्ती निपट जानी चाहिए। लेकिन फिर आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि जिस पार्टी को मोदी के नेतृत्व में 303 सीटें मिली और 37% वोट मिले 2019 में, 272 सीटों से 303 सीट हो गई और पूरा उसका एक इम्पैक्ट दिखा कि कई राज्यों में इस तरह से स्ट्राइक रेट 99%, 29 में 29, 25 में 25, 40 में 39, बिहार की बात करें तो वो पार्टी और उस पार्टी के मुखिया मोदी हैं, उनका करिश्मा, मशीनरी, सब कुछ इस्तेमाल होता है, जितने भी विशेषण है। क्या मोदी को हराया जा सकता है 2019 में? अजीत अंजुम जी, मैं फिर से आपको 2004 में ले चलता हूं। उस वक्त हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी। उसके बाद मीडिया से भी कुछ नेता मुखातिब हुए थे। उनमें से एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आज भी वो सक्रिय हैं, ने एक अखबार में इंटरव्यू दिया और कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की करिश्मा को या उनकी छवि का मुकाबला कर सके। तो हम 2009 की तैयारी कर रहे हैं। 2004 के चुनाव के वक्त कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2009 की। छपा भी ये इंटरव्यू। 3 महीने में रिजल्ट आया, चुनाव हुआ और हम जीत गए। उस वक्त भी प्रमोद महाजन उस वक्त के चाणक्य माने जाते थे। आपने वो दौर बहुत करीबी से देखा है। आज वो चाणक्य तो जो स्वयंभू चाणक्य हैं, उससे कहीं ज्यादा उनको लोग चाणक्य मानते थे। और भी काबिल लोग थे, ऐसी बात नहीं है। मैं बीच में एक इंटरप्ट करते हुए कहूंगा कि उसके बाद भी बीजेपी 182-86 सीटों वाली पार्टी थी, चाहे वो 98 हो, 99 हो, और 96 में तो वाजपेयी जी को शपथ लेके 13 दिन में बाहर जाना पड़ा था। तो 200 के अंदर वाली पार्टी, 186 सीटों वाली पार्टी और 303 सीटों वाली पार्टी, दोनों के स्केल में बहुत फर्क आ गया। तब 22-24 दल होते थे, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। तो गिरधर गोमांग, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, जो एक वोट से सरकार गिर गई थी, अगर सही बोला मैंने, गिरधर गोमांग उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। आज की स्थिति और 2004 की स्थिति में बीजेपी की ताकत और स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत फर्क आ गया। मतलब एक समय में 21 राज्यों में सरकार थी बीजेपी की। हालांकि आज बीजेपी की सरकारें कई राज्य में बाहर हुई, बेदखल हुई। आप सरकार में आए, वो भी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। अजीत जी, यही बात अब मैं कांग्रेस पर लागू करता हूं। 84 में कितनी सीटें थी? पूरी तरह से मजबूत थे। कितने राज्यों में थे? 415। कितने राज्यों में थे? आपके सामने था। क्या हुआ? तो ये कह देना कि क्योंकि आज इनके पास इतनी सीटें हैं तो कल इनसे मुकाबला मुश्किल होगा, असंभव होगा, ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं। क्योंकि इसी देश के चुनावी इतिहास ने आपको कई ऐसे उदाहरण दिखाए हैं जिससे आज जो ऊपर है उसको नीचे आने में, ये दंभ तोड़ने में ये देश देर नहीं लगा था। अच्छों का दंभ तोड़ा है, हमारा भी तोड़ा है, आपके सामने तोड़ा है। तो दंभ जब तोड़ने पर आ जाता है ये देश, तब वो नहीं देखता कि आपके पास कितनी सीटें हैं, आपके पास कितना धन है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, कितने लाला आपके जी हजूरी में लगे हुए हैं और आपको फंड करते हैं। कुछ नहीं मायने रखता है। जब देश अपनी पर आ जाता है तो अपनी पर आ ही जाता है। कर्नाटक में आपने देखा, और आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, कम से कम 3 से 4 राज्यों में आप देखेंगे ये देश फिर से बोलेगा और 303 सीटों वालों को सुनना पड़ेगा।
चलिए, मतलब आप कहते हैं कि हराया जा सकता है। बिल्कुल हराया जा सकता है और हराया जाएगा। चलिए, यहीं पे बात खत्म करते हैं और बातचीत अभी 1 साल में हमारी लगातार होती रहेगी। पवन खेड़ा साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और देखते धन्यवाद। हैं, अभी चूंकि चुनाव अगले 6 महीने के भीतर 5 राज्यों में है, जिसमें एक पूर्वोत्तर का राज्य है, 3 जो हिंदी पट्टी के राज्य है, एक तेलंगाना, जी। वहां क्या होता है उससे भी बहुत कुछ तय होगा। लेकिन उससे पहले आप राजस्थान में जो आपसी धींगा-मुश्ती है उसको निपटिए। सबकी नजर उस पर है कि बीजेपी से तो तब लड़ेंगे जब आपस की लड़ाई बंद होगी। चलिए, धन्यवाद। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद। पवन जी, बहुत शुक्रिया। अजीत जी, धन्यवाद। थैंक यू।